नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक असाधारण सफलता की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक राज्य सही रणनीति और योजना के साथ भारत के पर्यटन नक्शे पर नंबर 1 बन गया। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है इसे जरा ध्यान से देखिए। 156.18 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साल 2025 में उत्तर प्रदेश आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या है। और बस इसी एक आंकड़े ने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा घरेलू पर्यटन स्थल बना दिया है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? वो कौन सी नीतियां थीं, कौन सी रणनीतियां थीं और वो कौन से कारण थे जिन्होंने इस अविश्वसनीय बदलाव को मुमकिन बनाया? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अपने इस विश्लेषण में हम कई अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले आंकड़ों से इस विकास को समझेंगे, फिर उस नीति को जानेंगे जो इस सफलता के पीछे है, उसके मूल सिद्धांतों और रणनीतियों को परखेंगे, इसके आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करेंगे और आखिर में भविष्य की राह पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उन आंकड़ों को देखते हैं जो इस शानदार सफलता की कहानी बयां करते हैं। अब देखिए 2024 में जहां लगभग 65 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 156 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। यानी कि 140% से भी ज्यादा की सीधी छलांग। सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव, ये वाकई हैरान करने वाला है। इस जबरदस्त बढ़त के पीछे कुछ बड़े कारण भी थे, जैसे कि प्रयागराज में हुआ ऐतिहासिक महाकुंभ 2025, जिसने अकेले ही 66 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचा। इसके साथ ही अयोध्या, वाराणसी और मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक केंद्र लगातार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इसी वजह से राज्य घरेलू पर्यटन में पहले और विदेशी पर्यटन में चौथे स्थान पर पहुंच गया। तो इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सोची समझी योजना में, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। इस नीति ने 2018 की पुरानी नीति की जगह ली। इसका मकसद सिर्फ पर्यटकों को बुलाना नहीं था, बल्कि पर्यटन से जुड़े पूरे सिस्टम को बदलना था। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा रोड मैप जिसने भविष्य की दिशा तय कर दी। इस नीति का विजन, इसका लक्ष्य बहुत साफ और बड़ा है। उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक वैश्विक और जिम्मेदार पर्यटन स्थल बनाना। मतलब यहां आने वालों का अनुभव भी बेहतरीन हो और स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक मौके भी पैदा हों। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस नीति ने अपने लिए कुछ ठोस लक्ष्य भी रखे, जैसे कि 10,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना, 10 लाख नई नौकरियां तैयार करना, राज्य की जीएसडीपी में पर्यटन की हिस्सेदारी को 15% तक ले जाना और 2 लाख नए होटल के कमरे बनाना। ये आंकड़े बताते हैं कि ये योजना कितनी बड़ी और व्यापक थी। अब ये समझते हैं कि इस नीति की नींव किन सिद्धांतों पर रखी गई है। इसे कहा जाता है 7S फ्रेमवर्क। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि पर्यटकों के अनुभव को हर तरह से बेहतर किया जा सके। ये जो 7S मॉडल है, ये पर्यटक के अनुभव के हर पहलू का ध्यान रखता है। सही सूचना से लेकर गर्मजोशी से स्वागत तक, अच्छी सुविधा, पुख्ता सुरक्षा और चारों तरफ स्वच्छता। इसके साथ ही वर्ल्ड क्लास संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी सरकारी और निजी संस्थानों के बीच सहयोग। ये एक बहुत ही संपूर्ण नजरिया है। इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए 2 मुख्य रणनीतियां अपनाई गईं। पहली मेगा टूरिज्म सर्किट और दूसरी थीम पर आधारित सेक्टर। पहली रणनीति के तहत एक जैसी थीम वाले पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा गया ताकि सर्किट बन सकें। जैसे रामायण से जुड़े सभी प्रमुख स्थानों को रामायण सर्किट में पिरोया गया, भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को ब्रज सर्किट में और बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों को बौद्ध सर्किट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को एक पूरा और गहरा अनुभव मिलता है। तो ये रणनीति 2 तरफा थी। एक तरफ जो हमारी विरासत है, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, उन्हें और मजबूत किया गया, और दूसरी तरफ वन्य जीवन जैसे नए क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को खोजा गया। ये परंपरा को सहेजने और नए अवसरों को अपनाने का एक बेहतरीन संतुलन है। दूसरी रणनीति थी पर्यटन में वैरायटी लाना। मतलब सिर्फ धार्मिक पर्यटन पर ही निर्भर न रहना,
बल्कि इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस, गांव का पर्यटन, यहां तक कि कॉरपोरेट बैठकों के लिए माइस टूरिज्म जैसे 12 नए थीम वाले सेक्टर विकसित किए गए, ताकि हर तरह के पर्यटक के लिए यहां कुछ ना कुछ खास हो। इन सभी कोशिशों का सीधा और बहुत बड़ा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पर्यटन देखते ही देखते एक शक्तिशाली आर्थिक इंजन के रूप में उभरकर सामने आया। इस आंकड़े को देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बाद से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। यह दिखाता है कि निजी क्षेत्र को भी उत्तर प्रदेश के इस विकास पर कितना भरोसा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि पर्यटन सिर्फ एक अलग थलग सेक्टर नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के बड़े सपने का एक मुख्य आधार है। ये विकास उस बड़ी तस्वीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इतने रिकॉर्ड बनाने के बाद अब भविष्य की राह क्या है? अब फोकस 2 मुख्य चीजों पर है। सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के साथ तालमेल बनाकर विकास, और दूसरा है टेक्नोलॉजी। सरकार ने एक इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है और 11 जगहों को इको टूरिज्म आइकन के तौर पर विकसित किया जा रहा है। चाहे वो बलिया का सुरहा ताल हो या जालौन का पचंदा, इन सभी जगहों पर पर्यटन को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये सब कुछ बहुत ही आधुनिक तरीके से हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके पर्यटकों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है और डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कहां और किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है, ताकि भविष्य की योजनाएं और बेहतर हो सकें। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? एक स्पष्ट नीति, एक दोहरी रणनीति, आर्थिक विकास में अहम भूमिका और भविष्य के लिए स्थिरता और टेक्नोलॉजी पर जोर। इन सभी चीजों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की पर्यटन कहानी को इतना सफल बनाया है। और अंत में एक विचार करने वाला सवाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक और योजना के साथ जोड़ा है, क्या ये मॉडल देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, करंट अफेयर्स। हाल ही में भारत ने दुनिया के सामने अपनी जलवायु से जुड़ी एक महायोजना का खाका पेश किया है और ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। तो आज हम COP30 में भारत के नए संकल्पों से लेकर 2070 के नेट जीरो लक्ष्य तक हर पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो देखिए, हुआ ये कि हाल ही में ब्राजील में COP30 शिखर सम्मेलन हुआ। वहां भारत के पर्यावरण मंत्री ने एक बहुत बड़ी और सीधी बात कही। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि विकसित देश अरबों में नहीं बल्कि खरबों में क्लाइमेट फाइनेंस दें। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भारत अब जलवायु राजनीति में सिर्फ एक भागीदार नहीं रहा बल्कि एक एजेंडा सेटर की भूमिका में आ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इतनी बड़ी मांग रख रहा है, तो फिर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उसका खुद का मास्टर प्लान क्या है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और भारत की घरेलू कार्य योजना की गहराइयों को समझते हैं। इस पूरे मास्टर प्लान को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम COP30 के नए संकल्पों से शुरू करेंगे, फिर भारत की अब तक की प्रगति देखेंगे और उसके बाद 2070 के नेट जीरो लक्ष्य और उसे पाने की योजनाओं पर बात करेंगे। जो लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ताज़ा अपडेट से शुरू करते हैं। ये है COP30 में भारत का नया संकल्प। यहीं से भारत की भविष्य की जलवायु रणनीति की दिशा तय हो रही है। देखिए, COP30 में भारत ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहली, भारत 2025 तक अपना अगला 5 साल का एक्शन प्लान, जिसे NDC 3.0 कहते हैं, पेश करेगा। दूसरी, पहली बार एक पारदर्शिता रिपोर्ट यानी BTR जारी होगी, जिससे ये पता चलेगा कि हम अपने वादों पर कितना खरा उतर रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत ने विकसित देशों पर यह दबाव भी बनाया कि वे पैसे और टेक्नोलॉजी देकर अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी पूरी करें। आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं और समझते हैं कि ये NDC जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर है क्या। ये पेरिस समझौते और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु है। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC
असल में पेरिस समझौते के तहत हर देश द्वारा दिया गया एक वादा है। ये एक तरह का क्लाइमेट एक्शन प्लान है, जिसमें देश ये बताते हैं कि वो उत्सर्जन में कटौती कैसे करेंगे और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कैसे निपटेंगे। हर 5 साल में हर देश को UNFCCC में अपना नया NDC जमा करना होता है। यहाँ भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा साफ नजर आती है। 2015 के वादों को 2022 में और भी बड़ा और मजबूत कर दिया गया। इसका मतलब है कि भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था को, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ाने को लेकर ज्यादा गंभीर है। साथ ही अब जोर सिर्फ बड़ी नीतियों पर ही नहीं, बल्कि लाइफ आंदोलन के जरिए आम लोगों के जीवन शैली में बदलाव लाने पर भी है। और ये महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती कैसे है? इसकी वजह है रैचेट मैकेनिज्म। ये पेरिस समझौते का एक बहुत ही खास सिद्धांत है, जो ये पक्का करता है कि हर नया NDC पिछले वाले से ज्यादा बेहतर और प्रगतिशील हो। ये एक तरह की डिप्लोमैटिक इंजीनियरिंग है, जो देशों को लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए अब तीसरे भाग में वादों से आगे बढ़कर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि भारत ने अपनी जलवायु यात्रा में अब तक कौन सी ठोस उपलब्धियां हासिल की हैं। ये टाइमलाइन भारत की जलवायु यात्रा की पूरी कहानी कहती है। 2015 में पेरिस समझौते के साथ एक वादा किया गया, 2022 में उस वादे को और बड़ा किया गया, और अब नजर है 2030 के छोटे लक्ष्यों और 2070 के अंतिम पड़ाव यानी नेट जीरो पर। और अब बात करते हैं एक ऐसी उपलब्धि की जिसने दुनिया को भी हैरान कर दिया। भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 50% से ज्यादा हिस्सा अब गैर जीवाश्म ईंधन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये लक्ष्य 2030 के लिए रखा गया था, जिसे भारत ने पूरे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ वादे नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें समय से पहले पूरा करने की क्षमता भी रखता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत की प्रगति सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कम कार्बन उत्सर्जक बनाया है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके प्राकृतिक कार्बन सिंक भी बढ़ाए हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी और प्रभावी तस्वीर बनाते हैं, जो भारत की ठोस प्रगति को दर्शाती है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे दूरगामी जलवायु उद्देश्य पर, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करना। तो ये नेट जीरो आखिर है क्या? इसे एक संतुलित बही खाते की तरह समझिए। एक तरफ हैं वो ग्रीन हाउस गैसें जो हम उद्योग, ऊर्जा और परिवहन जैसे स्रोतों से वातावरण में छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ हैं वो गैसें जिन्हें जंगल या फिर तकनीक के जरिए वातावरण से हटाया जाता है। नेट जीरो का लक्ष्य इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना है, जहां जितना उत्सर्जन हो उतना ही सोख भी लिया जाए। इस 2070 के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत 4 बड़े स्तंभों पर काम कर रहा है। पहला है ग्रीन हाइड्रोजन, जो भविष्य का ईंधन हो सकता है। दूसरा है परमाणु ऊर्जा, जो 24 घंटे स्वच्छ बिजली दे सकती है। तीसरा है इलेक्ट्रिक वाहन, जो परिवहन से होने वाले प्रदूषण को खत्म करेंगे। और चौथा है लाइफ आंदोलन, जो हमारे उपभोग के पैटर्न को बदलेगा। चलिए अब 5वें भाग में उन घरेलू नीतियों और नई तकनीकों को और गहराई से देखते हैं, जिन्हें भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना रहा है। भारत की घरेलू रणनीति की नींव है NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत ये 8 अलग अलग मिशन हैं जो हर जरूरी क्षेत्र को कवर करते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पानी का संरक्षण हो, टिकाऊ खेती हो या हिमालय की सुरक्षा। ये सभी मिलकर एक बहुत ही व्यापक योजना बनाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इन 8 मिशनों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। तकनीक के मोर्चे पर भारत अब कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज यानी CCUS पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, खासकर स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों के लिए, जहां उत्सर्जन कम करना बेहद मुश्किल होता है। इसके 3 चरण हैं। पहला, औद्योगिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। दूसरा, उस पकड़े गए कार्बन को रसायनों या ईंधन जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलना। और तीसरा, बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड को सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे हमेशा के लिए स्टोर कर देना। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उसके आधार पर आगे की राह कैसी दिखती है और इस रास्ते में कौन सी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, आइए अंत में इस पर एक नजर डालते हैं।
आगे की राह बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के अगले कदमों में एक महत्वाकांक्षी NDC 3.0 और पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट जमा करना शामिल हैं। ये दोनों ही कदम 2030 के बाद के जलवायु एक्शन के युग के लिए मंच तैयार करेंगे। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी जलवायु कार्रवाई में तेजी ला रहा है, क्या विकसित दुनिया एक सच्चे वैश्विक परिवर्तन के लिए जरूरी वित्त और तकनीक प्रदान करने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करेगी? यही एक सवाल है जो आने वाले समय में वैश्विक जलवायु सहयोग का भविष्य तय करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट हवा में घुलते जहर की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रिपोर्ट आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि दुनिया भर में प्रदूषण का क्या हाल है। इसके बाद हम भारत की चिंताजनक स्थिति पर गहराई से नजर डालेंगे, फिर जानेंगे कि ये जहरीली हवा हमारी सेहत पर कैसे जानलेवा असर डाल रही है, और आखिर में हम समाधान की दिशा में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन आंकड़ों की हम बात करने जा रहे हैं वो आखिर आए कहाँ से हैं और हम उन पर कितना भरोसा कर सकते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड की एक जानी मानी संस्था IQAir जारी करती है और ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, ये इसका 8वां संस्करण है। इसके लिए 143 देशों के, आप सोचिए, करीब 9,500 शहरों से डेटा लिया गया है। ये सारा डेटा 40,000 से भी ज़्यादा मॉनिटरिंग स्टेशनों से इकट्ठा किया जाता है। मतलब ये हवा की क्वालिटी पर दुनिया की सबसे बड़ी और विश्वसनीय रिपोर्ट्स में से एक है। इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, PM 2.5। अब सवाल ये उठता है कि ये PM 2.5 आखिर है क्या भला? दरअसल ये हवा में तैरने वाले इतने छोटे, इतने बारीक कण होते हैं कि आप इन्हें देख भी नहीं सकते। ये हमारे बाल की मोटाई से भी कई गुना पतले होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी खूबी या यूं कहें कि खामी है। इतने छोटे होने की वजह से ये सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं और वहां से खून में मिलकर शरीर के हर हिस्से, यहां तक कि दिल और दिमाग को भी बीमार कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम प्रदूषण के खतरनाक आंकड़ों में खो जाएं, हमें ये पता होना चाहिए कि सुरक्षित हवा का पैमाना क्या है ना? तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने एक गाइडलाइन तय की है। इसके मुताबिक हवा में PM 2.5 का सालाना औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आगे की पूरी चर्चा में हम इसी 5 के आंकड़े को एक सेफ लिमिट मानकर चलेंगे। तो चलिए अब दुनिया भर की हवा का हाल जानते हैं। ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? ये लिस्ट वाकई में चिंताजनक है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में मध्य और दक्षिण एशिया के देश सबसे ऊपर है। नंबर 1 पर है पाकिस्तान, जहां PM 2.5 का लेवल 67.3 है। उसके ठीक पीछे है बांग्लादेश, फिर तजाकिस्तान, चैड और कॉन्गो। याद रखिए, सेफ लिमिट सिर्फ 5 की है, यानी इन देशों की हवा सुरक्षित सीमा से 10 से 13 गुना ज्यादा जहरीली है। यहाँ पर हमें दो अलग अलग दुनिया दिखती हैं। एक तरफ मध्य और दक्षिण एशिया जैसे इलाके हैं जो प्रदूषण का गढ़ बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया में सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जिनकी हवा WHO के मानकों के हिसाब से वाकई में सांस लेने लायक है। इनमें आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया जैसे कुछ गिने चुने नाम शामिल हैं। इससे एक बात तो साफ है कि साफ हवा अब एक लग्जरी बनती जा रही है। अब आते हैं अपने देश भारत पर। देखते हैं कि इस रिपोर्ट में हमारे लिए क्या छिपा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 6ठा सबसे प्रदूषित देश है। हमारे देश का राष्ट्रीय औसत PM 2.5 स्तर 48.9 है। सीधा साधा मतलब ये है कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो WHO की सुरक्षित सीमा से लगभग 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो शायद ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही नाम आएगा, दिल्ली। पर क्या ये सच है?
जी नहीं, IQ एयर की ये रिपोर्ट एक चौंकाने वाला सच सामने रखती है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का लोनी है। ये एक ऐसी हकीकत है जो बताती है कि समस्या हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और फैली हुई है। लोनी में हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। वहां का औसत PM 2.5 लेवल 112.5 है। ये WHO की सेफ लिमिट से 22 गुना, जी हाँ 22 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, ऐसी हवा में एक भी सांस लेना कितना खतरनाक हो सकता है। और ये कहानी सिर्फ लोनी की नहीं है। हमारी राजधानी दिल्ली लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा लिए हुए है और शहरों के लिस्ट में चौथे नंबर पर है। यहाँ तक कि मेघालय का बर्निहाट दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। लेकिन सबसे डरावना आंकड़ा तो ये है कि दुनिया के 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से आधे से भी ज्यादा यानी 29 शहर अकेले भारत में है। ये तो सिर्फ आंकड़े थे, नंबर्स थे, पर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? हमारी जिंदगी और हमारी सेहत के लिए ये क्या मायने रखते हैं? इस सवाल का जवाब हमें शिकागो यूनिवर्सिटी की एक और बहुत जरूरी रिपोर्ट से मिलता है, जिसका नाम है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी AQI। ये रिपोर्ट सीधे सीधे ये हिसाब लगाती है कि वायु प्रदूषण हमारी उम्र को, हमारी जिंदगी को कितना छोटा कर रहा है। और AQLI की रिपोर्ट का जो नतीजा है वो दिल दहला देने वाला है। इसके मुताबिक सिर्फ इस जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से एक औसत भारतीय की जिंदगी से 3.5 साल कम हो जाते हैं। ये वो कीमत है जो हम सब बस जिंदा रहने के लिए चुका रहे हैं। AQLI रिपोर्ट की ये एक लाइन पूरी स्थिति को बयां करती है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि वायु प्रदूषण आज इंसान की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा बाहरी खतरा बन चुका है। जी हाँ, ये सिगरेट पीने, कुपोषण और दूसरी कई जानलेवा बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है या इस गंभीर चुनौती से निपटने का कोई रास्ता है? चलिए अब कुछ समाधानों और कोशिशों पर नजर डालते हैं। प्रदूषण की वजहें तो कई हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स और सरकारें मुख्य रूप से इन 5 क्षेत्रों पर ध्यान दे रही हैं। पहला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, सड़कों और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल। तीसरा, खेतों में पराली का जलाया जाना। और चौथा, फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज से होने वाला प्रदूषण। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रहीं। सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP शुरू किया है, जिसका मकसद शहरों की हवा साफ करना है। इसी तरह दिल्ली NCR जैसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP भी है। ये एक तरह का इमरजेंसी प्लान है जो हवा बहुत ज्यादा खराब होने पर लागू किया जाता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये रिपोर्ट और ये आंकड़े सिर्फ एक चेतावनी है, असली काम तो हमें करना है। साफ हवा सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सवाल बस इतना सा है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को विरासत में कैसी हवा देकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एक ऐसी डील जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ऐतिहासिक बिक्री की। और जरा इसकी कीमत सुनिए, एक ऐसा आंकड़ा जो सोचने पर मजबूर कर दे। 16,705 करोड़ रुपए। इस डील के पीछे का सफर वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। सोचिए, साल 2008 में इसी टीम की कीमत थी महज 450 करोड़ रुपए और आज ये कीमत पहुंच गई है 16,705 करोड़ पर, यानी सीधे सीधे 1500% की जबरदस्त बढ़ोतरी। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर एक क्रिकेट टीम देखते ही देखते भारत की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक कैसे बन गई। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। जानेंगे कि कौन है RCB के नए मालिक, आखिर क्यों है ये टीम इतनी महंगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट बबल है, एक ऐसा बुलबुला जो कभी भी फूट सकता है। तो चलिए सबसे पहले पर्दा उठाते हैं इस राज से कि RCB के नए मालिक हैं कौन। इस डील के पीछे कोई एक शख्स या एक कंपनी नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कंसोर्शियम है। जी हाँ,
ये कोई एक कंपनी नहीं है। इस टीम को खरीदने के लिए 4 बड़े बड़े समूह एक साथ आए हैं। इनमें शामिल हैं भारत का जाना माना आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, और इनके साथ हैं अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां, बोल्ट वेंचर्स और प्राइवेट इक्विटी की दुनिया की दिग्गज कंपनी ब्लैकस्टोन। तो ये कंसोर्टियम शब्द का मतलब क्या है? देखिए, जब कई कंपनियां या संगठन मिलकर किसी एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ आते हैं, उसे कंसोर्टियम कहते हैं। खासकर जब कोई निवेश इतना बड़ा हो कि उससे कोई एक कंपनी अकेले न कर पाए। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। टीम के जो नए चेयरमैन हैं आर्यमन बिड़ला, क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ 30 लाख रुपए में खरीदा था। और आज देखिए, किस्मत का फेर, वो उसी लीग की सबसे महंगी टीमों में से एक के मालिक और चेयरमैन हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो हर किसी के मन में है। आखिर ये टीम इतनी महंगी है क्यों? क्या है इस अरबों डॉलर की कीमत के पीछे का राज? असल में आरसीबी की इस आसमान छूती कीमत के पीछे 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, विराट कोहली का साथ यानी जबरदस्त ब्रांड पावर। दूसरा, बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से आने वाला पक्का रेवेन्यू। तीसरा, लीग में सिर्फ 10 टीमों का होना, जो इसे एक दुर्लभ संपत्ति बनाता है। और चौथा, हाल ही में जीती गई आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की चमचमाती ट्रॉफियां। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, आईपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो अपने आप में ही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। किसी भी टीम की जो कुल कमाई होती है उसका करीब 75% हिस्सा आता है बीसीसीआई के सेंट्रल पूल से। ये वो पैसा है जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर टीम के लिए एक मोटी रकम की आमदनी तो पहले से ही तय है। और फिर सोने पर सुहागा हुआ हाल की जीतों से। 2025 में जब पुरुष टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाई और फिर 2026 में महिला टीम ने भी डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया, तो इन जीतों ने टीम की ब्रांड वैल्यू को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन अगर हम इस कीमत को दुनिया के मंच पर रखें तो ये कहाँ ठहरती है? क्या आईपीएल अब दुनिया की दूसरी बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स को टक्कर देने लगा है? आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका की एनएफएल टीम की औसत कीमत है करीब $7.1 बिलियन और एनबीए टीम की है $5.4 बिलियन। इनके मुकाबले आरसीबी की कीमत है $1.78 बिलियन। हाँ, आईपीएल अभी भी पीछे है, लेकिन ये फासला बहुत तेजी से कम हो रहा है। और एक तथ्य तो आपको और भी हैरान कर देगा। आज आईपीएल की सिर्फ एक टॉप टीम की कीमत यूनाइटेड किंगडम की पूरी क्रिकेट लीग द 100 की सभी 8 टीमों की कुल कीमत से भी ज्यादा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल का दबदबा किस कदर बढ़ चुका है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब जरा इस चमक दमक के पीछे छिपे खतरों और विशेषज्ञों की चेतावनियों पर भी गौर करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब एक इन्वेस्टमेंट बबल तो नहीं? सबसे बड़ा डर और सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या आईपीएल की कीमत जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हकीकत की जमीन से बहुत ऊपर उठ चुकी है? तो समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बबल होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी चीज की कीमत उसकी असल कमाई या उसके फंडामेंटल्स की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अटकलों और उम्मीदों के आधार पर अपनी असली कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और कई विशेषज्ञ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। उनका कहना है कि आरसीबी की जो सालाना कमाई है वो करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है, जबकि उसकी कीमत लगाई गई है इसका 20 से 22 गुना ज्यादा। अब फाइनेंस की दुनिया में आमतौर पर स्पोर्ट्स टीमों की कीमत उनकी कमाई का 5 से 10 गुना लगाई जाती है। इस हिसाब से देखें तो आरसीबी का वैल्यूएशन असाधारण रूप से बहुत ज्यादा है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरी डील सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। असल में ये डील सिर्फ क्रिकेट के बारे में है ही नहीं, ये एक प्रतीक है दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का, उसके बढ़ते प्रभाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। अब लोग आईपीएल टीमों को सिर्फ एक स्पोर्ट्स क्लब की तरह नहीं देखते, बल्कि ये एक ट्रॉफी एसेट बन चुकी हैं, यानी एक ऐसी कीमती और दुर्लभ चीज जिसे खरीदना आपकी शान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। तो सवाल
आज भी वही है। क्या आईपीएल का ये सुनहरा दौर इसी तरह आसमान की बुलंदियों को छूता रहेगा, या फिर अरबों डॉलर का ये खूबसूरत बुलबुला फूटने की कगार पर है? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला